अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आवाम की पुरजोर फरमाइश है कि अप्रैल के महीने को माहे थप्पड़ से मंसूब कर देना चाहिए। यानी अप्रैल का वो महीना है जिसके अंदर मुल्क की आला शख्सियात आपस में गुत्थम गुत्था हो जाती हैं, थप्पड़ों थप्पड़ी, चपेड़ों चपेड़ी हो जाती हैं। ये बड़ी उर्फ़ आम में मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ। आप ये समझ रहे होंगे कि पता नहीं ये क्या बेपर्की उड़ा रहा है, लेकिन मेरे सादा से पाकिस्तानियों ऐसा ही है। गुज़श्ता साल अप्रैल में भी एक मशहूर ज़माना थप्पड़ पड़ा था और उस थप्पड़ की बाज़गश बहुत दूर-दूर तक सुनाई दी थी, बल्कि आप यूँ कहिए कि उसकी आवाज़ें बहुत दूर तक पहुँची थी और बड़े-बड़े ऐवान हिलकर रह गए थे। बरतानवी नशरियाती इदारे बीबीसी उर्दू ने एक स्टोरी छापी थी और उसके बाद उस स्टोरी के ऊपर बड़ा रिएक्शन भी आया था और उस स्टोरी को अगर किसी ने नहीं पढ़ा, तो मैं हल्का-सा हिंट दे देता हूँ कि उसमें बताया ये गया था कि एक हेलीकॉप्टर लैंड किया है वज़ीर-ए-आज़म हाउस में और उसके अंदर से एक बड़ी शख्सियत, अहम शख्सियत उतरी है, इमरान खान साहब के पास गई हैं और उस वक़्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के चेहरे अक़दस के ऊपर एक थप्पड़ रसीद किया है और मुबैना तौर पर इस थप्पड़ की जो गूंज है वो बड़ी दूर तक सुनाई दी। इस मौके पर कुछ सहाफ़ी भी वहाँ पर मौजूद थे, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बहुत करीब हैं, कारकुन सहाफ़ी उनको कहा जाता है। वो इसको इसको रिजेक्ट करते रहे, इसकी तरदीद करते रहे कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन अल्टीमेटली वो थप्पड़ जो पड़ जाता है, फिर उसके निशानात बड़ा आहिस्ता-आहिस्ता वक़्त के साथ-साथ ही मुंदमिल होते हैं। निशान तो चले जाते हैं, लेकिन वो दर्द, वो कैफ़ियत जो है वो हमेशा, वो लर्ज़ा, वो खौफ हमेशा तारी रहता है। इस महीने में भी यानी अप्रैल के महीने में माह मुक़द्दस है, रमज़ानुल मुबारक चल रहा है, लेकिन एक थप्पड़ पड़ा है और वो थप्पड़ अब किसी सियासी शख्सियत को नहीं पड़ा है, बल्कि उस इदारे की आला शख्सियत को पड़ने की बाज़गश सुनाई दे रही है कि जिस इदारे ने जो कार्य सरकार हैं, वो भी अपने हाथ में लिए हुए हैं। जिस इदारे ने मुल्क के स्टेट अफेयर्स को अपने हाथ में लिया हुआ है, रियासती उमूर को वो कहते हैं हमने चलाना है। ये पार्लियामान भी सुप्रीम कोई नहीं है, पार्लियामान में बैठे हुए लोग भी बेवक़्त और बेतौकीर हैं। अगर किसी का कद ऊँचा है, कोई बड़ा है मुल्क के अंदर, अगर मुल्क के फैसले कर सकता है, तो वो एक इदारा है और वही इदारा फैसले करेगा। उस इदारे की एक अहम शख्सियत, आप यूँ कहिए कि आला व रफ़ा शख्सियत को थप्पड़ पड़ा है और ऐसे पड़ा है कि जिस वक़्त वो उस जगह पर जहाँ पर उनके जो ब्रदर हैं वो भी सुकूनत पज़ीर होते हैं। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि किसी तरह वो नाम मेरे ज़बान पे ना ही आए तो बेहतर है। मैं चाहता हूँ कि इज़्ज़त का पास भी रह जाए, लिहाज़ भी रह जाए। इसलिए जहाँ पर इस मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन आप कुछ समझें, डॉट्स को कनेक्ट करें कि जहाँ पर वो सुकूनत पज़ीर होते हैं, वो कॉलोनी है उनकी। उस कॉलोनी के अंदर उनके जो साथी हैं, वो भी वॉक कर रहे थे, चहलकदमी कर रहे थे और वो भी चहलकदमी में मसरूफ़ थे। जब दोनों का आमना-सामना हुआ ना, वो आगे बढ़ते हैं, वो दूसरे जो ब्रदर हैं वो भी आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हैं और बढ़ते हैं, इतना आगे बढ़ते हैं कि अचानक से जनाब बात गिरेबान तक पहुँचती है। जब गिरेबान तक पहुँचती है, हला लला होती है, शोर मचता है, तो फिर वो डंडा ढूँढते हैं कि डंडा कहाँ है? डंडा मैंने मारना है इसको। और फिर पेशतर इससे कि थप्पड़ो-थप्पड़ी हो जाते, यानी बहुत ज़्यादा चेहरा लाल हो जाता, बाल बिखर जाते, गिरेबान फट जाता, चाक गिरेबान होते, बटन टूट जाते। इससे पेशतरी वहाँ पर मौजूद कुछ और लोगों ने बीच बचाव करा लिया, क्योंकि अगर ऐसा होता तो अगले दिन तो ये शह सुर्खी बनती। अगले दिन बड़े-बड़े जो बेंच हैं, वो टूट जाते। मैं बेंच वो कह रहा हूँ जिस पे बैठते हैं, वो बेंच भी टूट जाते। यानी इतना जो है वो ज़ोरदार थप्पड़ और इतना ज़ोरदार वो डंडा है जो रिसीव किया जाता। बहरकैफ़ इस वक़्त जो स्टेट अफ़ेयर्स हैं, वो भी कुछ ऐसे ही हुए हैं। इस वक़्त हुकूमत और अदलिया भी थप्पड़ो-थप्पड़ी है। इस वक़्त जो अहम इदारे हैं, वो भी आपस में जो बाहम दस्तो-ग़रीबा हैं और जो कार्य सरकार हैं, वो बड़े हाल्ट हुए हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे लग रहा है जैसे ब्रेक लगी हुई है गाड़ी की, या गाड़ी का जो ब्रेक ऑयल है वो ख़त्म हो गया है और गाड़ी जो है वो बड़ा फँस के चल रही है, वो ठीक चल नहीं रही है। सूरत-ए-हाल ये है मेरे सादा से पाकिस्तानियों, ज़रा इस गुत्थी को जो उलझ रही है, इसको सुलझाते हैं। आज बड़ी अहम समात थी और उस अहम समात के अंदर स्टेट बैंक को बुलाया गया था। स्टेट बैंक के नुमाइंदे पेश हुए, अटॉर्नी जनरल पेश हुए, वज़ीर-ए-आज़म से मुशावरत के बाद। जिन फ़रीक़ैन को वहाँ महकमा ख़ज़ाना के लोग आए और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की 3 रुकनी बेंच ने, वो 3 रुकनी कौन है आपको तो पता ही है। अब उन 3 को, वो एक मूवी थी ना 3, जिसमें 3, अब आगे मैं वो नहीं कहूँगा। लेकिन वो 3 जो हैं जिस बेंच को आज चेयर कर रहे थे, चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब और जस्टिस एजाजुल एहसन साहब। आज उन्होंने स्टेट बैंक को बराह रास्त अहकामात जारी कर दिए हैं कि पाइन फंड लेके आओ। यानी फंड्स आपने इकट्ठे करने हैं 21 अरब जैसे-तैसे। आप ज़मीन के नीचे चले जाएँ, आप आसमान फाड़ के ऊपर निकल जाएँ। 21 अरब हमें चाहिए और इलेक्शंस कराएं। क्यों कराएं? क्योंकि लाडले की फरमाइश है। लाडला कह रहा है इलेक्शंस होंगे, यानी जो सल्तनत इमरानिया है और दूसरी तरफ जो सल्तनत बदियाल है, उन दोनों की आपस में सेम पेज पे है, हाइब्रिड रजीम है, मिसाली ताल्लुकात हैं और इन्हीं ताल्लुकात के अंदर बिछे चले जा रहे हैं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को बराह रास्त ही हुक्म दे दिया। पार्लियामान को पूछना गवारा ही नहीं समझा। पार्लियामान की जो सुप्रीमेसी है ना जी, अब नाम ने हाथ सुप्रीमेसी, उसको भी सुपरसीड कर दिया। अब सवाल बड़ा सादा सा है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान
जिसके एक्ट में आपने तरमीम कर दी थी और आईएमएफ के कहने पे आपने उसको इंडिपेंडेंट कर दिया था, खुद मुख्तार कर दिया था कि हुकूमत भी स्टेट बैंक को इंटरवीन नहीं करेगी, मॉनेटरी पॉलिसी हो, फिस्कल पॉलिसी हो, महंगाई का मामला हो, ये सारे नंबर्स स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जारी करने में खुद मुख्तार होगा, हुकूमत इंटरवीन नहीं करेगी, यानी वजीर खजाना इंटरवेंशन नहीं करेगा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट आके इंटरवीन कर रहा है, यानी सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत कर रहा है। वही मुदाखलत जो कभी इमरान खान साहब को बहुत बुरी लगती थी ना कि इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, ये इंटरफेरेंस अब कोर्ट कर रहा है। यानी कोर्ट ने फैसला कर लिया है कि मुल्क के तमाम तर बड़े फैसले, प्रोमिनेंट डिसीजंस जो हैं कारी सरकार, वो खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने हाथ में ले लिए हैं और वो फैसला करेंगे कि कब, कहां, कैसे होना है। मेरा ख्याल है कि जो आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात जो है हमारे इस वक्त उसके अंदर जुमूद आया हुआ है, वो भी उमर अता बंदयाल साहब को एक बेंच बनाना चाहिए और आईएमएफ को इंस्ट्रक्शन पास ऑन कर देनी चाहिए। जैसे स्टेट बैंक को आज इंस्ट्रक्शंस दिए ना, आईएमएफ को भी एक सर्कुलर जारी करें, इंस्ट्रक्शंस दें, आईएमएफ अगर आपने पाकिस्तान को पैसे ना दिए ना तो हम आप पर तौहीन अदालत लगाएंगे। तो कल को आईएमएफ वाले भी जो है ना वो तौहीन अदालत का केस भुगत रहे होंगे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आएंगे और बंदयाल साहब उन पे कंटेम्प्ट लगा के नाअहल कर देंगे, यानी आईएमएफ भी नाअहल हो जाएगा। उसके बाद अमेरिकी सदर जो बाइडन भी नाअहल हो जाएंगे। यानी अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस वक्त जिस तरह के फैसले कर रही है ना, इनका बस चले तो पूरी दुनिया के फैसले अपने हाथ में ले लें, जिस तरह के फैसले इस वक्त हो रहे हैं मेरे सादा से पाकिस्तानियों। अब मामला यह है कि आज ही इसी इशू के ऊपर पार्लियामान का हंगामी इजलास भी बुलाया गया है और पार्लियामान क्या कर रही है आपको पता ही है, वो करारदादें मंजूर कर रही है, बिल्कुल उसी तरह जैसे कश्मीर के लिए बहुत सारी करारदादें हैं, यूएन की बहुत सारी करारदादें पड़ी हुई हैं, फलस्तीन के लिए, चेचनिया के लिए, बोस्निया के लिए, इतनी करारदादें हम मंजूर कराते हैं, बिल्कुल ऐसी जैसे दो इदारे बैठ के एमओयू नहीं कर लेते। वो मफाहमती याददाश्त होती है, उसके बाद प्रोजेक्ट्स आपने लगाने नहीं लगाने ये अल्लाह जानेगा। करारदादें मंजूर हो रही हैं, यानी पार्लियामान आज फिर एक करारदाद मंजूर कराएगी और उसके अंदर जो स्टेट बैंक को बराह रास्त इंटरवीन किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, इसको मुस्तरद किया जाएगा, इस इकदाम को गैर आईनी और गैर कानूनी करार दिया जाएगा। यही होगा, हमें पता है, बड़ा ऑब्वियस हो गया है। दूसरी तरफ कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी है और कौमी सलामती कमेटी का इजलास एज ऑफ नाउ जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो शुरू हो गया है, जिसमें जनरल आसिम मुनीर साहब जब आए हैं तो जो शुरका हैं कौमी सलामती कमेटी इजलास के, उन्होंने डेस्क बजा के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का इस्तकबाल किया है और लग ही रहा है कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त तो सेम पेज पे ही हैं, लेकिन इस इजलास के बाद जो टोन और टेम्पर है ना, खासतौर पे वजीर आजम का और इजलास के शुरुका का, वो बताएगा कि अंदर क्या बातें हुई हैं। क्योंकि होम्योपैथिक सा एलामिया तो जारी कर दिया जाता है, लेकिन बॉडी लैंग्वेज बता रही होती है कि मामलात क्या हैं। वो कहते हैं ना कि साढ़े चेहरे पढ़ हालात ना पूछ, तो चेहरे बताएंगे कि हुआ क्या है। और आने वाले दिनों में जो महाजराई बढ़ रही है, जिस तरह की गुत्थम गुत्था हुए में सारे लोग आपस में, ये जो जुडिशल मार्शल लॉ लगा हुआ है एट दिस पॉइंट इन टाइम, क्या वो रियल मार्शल लॉ या रियल इमरजेंसी लग जाएगी, उसका फैसला भी आज के इजलास में हो जाएगा कि मुल्क के जो मामलात हैं वो अब चलने कैसे हैं और आने वाले दिनों में ये जो कट्टा खुला हुआ है इसको बांधना कैसे है। ये बंधेगा, ये मजीद फैलेगा और इतना खुल जाएगा कि उसके बाद हर एक को अपनी लपेट में ले लेगा। ये सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन अब इसमें ज्यादा देर और ज्यादा दूर की बात नहीं है, बल्कि आने वाले 24 घंटों के अंदर आपको दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यह है कि आज ही जो 8 जजेस हैं, जो 8 रुकनी लार्जर बेंच उमर अता बंदयाल साहब ने बनाया उन्होंने, उसके खिलाफ भी एक रेफरेंस दायर कर दिया गया है मियां दाऊद एडवोकेट की जानिब से और उसमें यह कहा गया है कि ये सब लोग जो है मिसकंडक्ट के मुर्तकिब पाए गए हैं, इसलिए इनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर कार्रवाई की जाए। अब इसको टेकअप किया जाता है नहीं किया जाता, ये तो लग यही रहा है कि अभी तक जितने रेफरेंसेज आ चुके हैं, जितनी ऑडियोज वीडियोस के मामले के ऊपर सवाल और बास-पुरस करने की बात हुई है, चीफ जस्टिस उनको खातिर में नहीं ला रहे हैं, तो वो कैसे अपने हम ख्याल जजेस के खिलाफ कोई कार्रवाई इनिशिएट करा सकते हैं। अब बात यह है कि दुनिया भर के अंदर जहां कहीं जजेस के ऊपर कोई इल्जाम लगता है तो वो कार्रवाई इनिशिएट होती है और पेशतर इससे कि जजेस को बर्खास्त किया जाए, अखलाकियात का मुजाहरा करते हुए जजेस खुद ही मुस्ताफ़ी हो जाते हैं। ये पाकिस्तान में भी हुआ, ये बांग्लादेश में भी हुआ, ये अमेरिका के अंदर भी हुआ और हमारे हमसाया मुल्क भारत के अंदर भी हुआ। पाकिस्तान की तो बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, लेकिन बांग्लादेश की भी एक एग्जांपल है जिसमें सुरिंदा कुमार सिन्हा है। ये 2021 में जो है ये मामला उठा और ये चीफ जस्टिस थे और इनको जो है अल्टीमेटली करप्शन के इल्ज़ामात जो है उनको फेस करना पड़ा और करप्शन के इल्ज़ामात पर जो है उनके तहत इन्हें 7 साल कैद, $4,71,000 जो है जुर्माना सुनाया गया, मनी लॉन्ड्रिंग और 4 साल की सज़ा भरोसा तोड़ने पर इनको दी गई। लेकिन इन द मीन वाइल ही ये जो है मुल्क छोड़ गए और अमेरिका शिफ्ट हो गए और वहाँ जाके इन्होंने सियासी पनाह या जिसको असाइलम कहते हैं वो ले लिया। पाकिस्तान के अंदर भी पेशावर हाई कोर्ट के जज थे असगर शाह साहब, उनके साथ भी कुछ ऐसा ही मामला रहा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज थे, उनको भी मिसकंडक्ट के मामले के ऊपर जो है वो घर जाना पड़ा। जज अरशद मलिक का केस आपको पता है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर आया और वो जो वीडियोस सामने आई थी उनकी हसन हुसैन नवाज के साथ मुलाकात करते हुए, नासिर भट्ट के साथ मुलाकात करते हुए, उनकी पादाश में अल्टीमेटली सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जज साहब को बर्खास्त कर दिया और फिर ये जाने फानी से ही कूच कर गए।
अल्टीमेटली जस्टिस काजी फायज ईसा को भी जो है वो रेफरेंस का सामना करना पड़ा। अब जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी और जो उनके साथी जजेस हैं, हम ख्याल जजेस हैं, उनको भी रेफरेंस का सामना करना पड़ रहा है। ये रेफरेंस या करप्शन के इल्ज़ामात को नई बात नहीं है। ये हमारी तारीख के अंदर भी, मुल्क की तारीख में भी और दीगर ममालिक जिनका मैंने मेंशन किया है, उनकी तारीख में भी इस तरह के मामलात हुए हैं। लेकिन जो कुछ अब हो रहा है और जिस तरह से रेफरेंस अब आ रहे हैं, जजेस तो मॉरली और एथिकली अपने आप को रिक्यूज़ करने का इरादा नहीं रखते हैं या मुस्ताफ़ी होने का इरादा नहीं रखते हैं। दूसरी तरफ उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर कार्रवाई भी इनिशिएट नहीं हो रही है, जो अलार्मिंग बात है। और अल्टीमेटली जब जुल्म बहुत बढ़ जाता है तो इसको कहीं ना कहीं किसी जगह के ऊपर थमना तो होता है। और मुझे लग रहा है कि आने वाले 24 से 48 घंटे के अंदर ये कहीं ना कहीं किसी न किसी बनने जरूर लग जाएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।